इजराइल और हमास के बीच करीब 2 सालों से गजा स्ट्रिप यानी कि गजा पट्टी को लेकर संघर्ष चल रहा है। चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा इजराइल लगातार अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। दरअसल इस कड़ी में उसे साथ मिल रहा है यूरोपियन कंट्रीज और विशेष तौर पर दुनिया का सुपर पावर देश अमेरिका का। दरअसल अमेरिका लगातार इजराइल को इस पूरे संघर्ष के दौरान समर्थन देता रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कहना है कि हम किसी भी युद्ध के समर्थन में नहीं हैं, लेकिन एक देश का अस्तित्व मिटते हुए नहीं देख सकते हैं। लिहाजा ईरान, यमन और हमास ने तीनों तरफ से इजराइल को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। बता दें आपको कि गजा में हमास के आतंकी तो दूसरी तरफ यमन में हुती आतंकियों का बढ़ता प्रभाव इजराइल को दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं एक ऐसी परिस्थिति में धकेल रहा है जहां से वो लगातार बमबारी करने को मजबूर हो रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीधे तौर पर कहा है कि इजराइल को बचाने के लिए हम किसी भी हद तक लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। लिहाजा ये लड़ाई हमारे अस्तित्व की है, ये लड़ाई हमारे भविष्य की है। ऐसे में आपको बता दें कि बीते दिन जिस तरीके से ईरान के तमाम परमाणु ठिकानों पर निशाना बनाया गया इजराइल की तरफ से, इजराइल ने जो बमबारी की, जो बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, उसमें भारी संख्या में परमाणु जो ठिकाने थे उनको तबाह किया गया ईरान में। और इजराइल का इसके पीछे एक मकसद नजर आता है, वो ये है कि ईरान अभी तक परमाणु संपन्न देश नहीं है, लेकिन आगे आने वाले वक्त में यदि ईरान परमाणु हथियारों का जो है मैन्युफैक्चरिंग कर लेता है, उनका निर्माण कर लेता है, तो फिर ये इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा साबित होंगे। ऐसे में इजराइल कितनी लंबी लड़ाई लड़ेगा और क्या इजराइल और ईरान के बीच ये तेज होता युद्ध जो है ये तृतीय विश्व युद्ध का रूप लेता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सीधे तौर पर ईरान की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि इजराइल ने जो परमाणु ठिकानों पर निशाना बनाया है वो अमेरिका के इशारे पर बनाया है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर कहा कि इस हमले के पीछे अमेरिका का कोई किसी तरीके का हाथ नहीं है। हालांकि आपको बता दें कि करीब 1 हफ्ते पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह आशंका जताई थी कि ईरान के परमाणु ठिकानों को इजराइल आने वाले वक्त में निशाना बना सकता है। इस बयान के 5 दिन के बाद ही इजराइल ने वो कार्रवाई कर दी। अमन जी मेरे साथ मौजूद हैं। अमन जी, ये 2 साल से अधिक वक्त हो चुका है, ये संघर्ष जो है वो चल रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री जो हैं उन्होंने पूरे देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। जाहिर तौर पर ईरान जो है पलटवार करेगा इस हमले का, क्योंकि उनके करीब 20 टॉप कमांडर्स मारे गए हैं। ऐसे में क्या देखते हैं, क्या ये दुनिया तृतीय विश्व युद्ध की तरफ जा रही है? और अमेरिका जो इतने बड़े दावे कर रहा है कि एक देश का वैश्विक मानचित्र से अस्तित्व मिटते देखना कहीं ना कहीं मुनासिब नहीं है, लेकिन हम शांति की अपील करते हैं। किस तरीके से देखते हैं इस पूरी लड़ाई को? देखिए, बिल्कुल। और जिस तरह 13 तारीख को जब ईरान के ऊपर इजराइल ने हमला किया और उस हमले में तकरीबन 100 से भी ज़्यादा लोग मारे गए, उसमें कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों को ईरान ने खो दिया। उसका पलटवार करते हुए अब तेल अवीव और तमाम जगह पर हमलेवारी हुई है और मिसाइलों से अटैक किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि क्या जो दुनिया है अब युद्ध के मुहाने पर खड़ी हुई। आप देखिए, बीते अगर 2-3 साल की हम बात करें तो लगातार युद्ध की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ती हुई दिखाई पड़ती हैं। कभी हम देखते हैं कि कभी जो रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है, तो कभी भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध की संभावनाएं बन जाती हैं। इसके अलावा आप देखिए, ईरान और इजराइल, फिलिस्तीन, गाजा, तमाम तरह से ये जो पूरा माहौल है वो युद्ध के पूरी तरह से गिरफ्त में नजर आता है। और ये किसी के लिए भी हितकर नहीं है। देखिए, लड़ाइयाँ होना, युद्ध होना, ये किसी भी देश के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती। इसीलिए आपने देखा कि यूएन में तमाम तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं कि भाई अचानक से आप युद्ध मत करिए, अचानक से लड़ाई मत करिए, सोचिए समझिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि इतनी सारी पाबंदियों के बावजूद, इतनी सारी हम कह सकते हैं कि रूल बनाने के बावजूद भी आप देखेंगे कि हर साल कोई ना कोई देश किसी न किसी तरीके से लड़ाई में इन्वॉल्व रहता है। और ये उस देश की जो जनता है, कह सकते हैं कि जो प्रगति करना चाहते हैं, जो विकास करना चाहते हैं, उनके विकास में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। क्योंकि इस तरह की लड़ाई झगड़े अगर होंगे, दिनेश जी, तो अपने
अपने आप में इसका खर्चा जो है वो सरकार को वहन करना पड़ता है, और ये खर्चा कोई मामूली खर्चा नहीं होता है। आपने देखा भारत पाकिस्तान पूरे के पूरे शहर तबाह हो जाते हैं। आप देखें जिस तरह के मंजर, चाहे हम इसराइल की बात करें या हम ईरान की बात करें, दोनों तरफ जिस तरह से मिसाइलों से अटैक किए गए हैं, उसके बाद भयावह मंजर नज़र आता है। तो ये दोनों देशों को सोचना चाहिए, और इसमें अमेरिका की भूमिका बड़ी हो जाती है, क्योंकि देखिए अमेरिका ये वही देश है, कुछ दिनों पहले जब भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध की स्थिति बन गई थी, उसके बाद जो है आपस में समझौता हुआ कि भाई चलिए युद्ध नहीं करते हैं, फिर अमेरिका निकल कर सामने आ जाता है और 20-25 बार ये बात दोहराता हुआ दिखाई पड़ता है कि मैंने दोनों देशों के बीच सुलह कराई है। अगर अमेरिका इतना पावरफुल है, इतनी ताकत रखता है, तो आखिर फिर दुनिया में इतने सारे युद्ध क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि हर एक अच्छी चीज़ या हर एक ख़राब चीज़ के पीछे अमेरिका का ही हाथ होता है। तो क्या यहाँ पर ये माना जाए कि इसराइल के सहारे अमेरिका जो है ईरान को तबाह करना चाहता है? ईरान की जो बढ़ती हुई ताकत है या अपनी ताकत जो वो बढ़ाना चाहता है, उस ताकत को नस्ते-नाबूद करना चाहता है, क्योंकि ये लड़ाई अभी की नहीं, बहुत लंबे समय से चली आ रही है। जो तनातनी का माहौल था बहुत लंबे वक्त से देखने को मिला, लेकिन अब इसराइल के सहारे क्या अमेरिका जो है ईरान को नस्ते-नाबूद करने पर तुला हुआ है? अगर ऐसा होता है तो क्या जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर अब लामबंद होती हुई नजर आएंगी? क्योंकि पहले भी इस तरह की दिनेश जी अपील की गई कि अगर मुस्लिम देश जो इसराइल के आसपास तमाम आप देखेंगे, चाहे आप जो है जो कह सकते हैं ईरान की बात करें या इसके अलावा लेबनान की बात करें, और भी तमाम सारे जो कंट्री हैं सभी आसपास हैं, और ये कहा जाता है कि यहाँ पर इजराइल पूरी तरीके से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी अपनी लड़ाई को वो जारी रखता है। तो आखिर लड़ाई को जारी रखना जो किस तरह से वो कर पाता है? क्योंकि देखिए लड़ाई लड़ना एक बात है, कि लड़ाई को संचालित करना उसके लिए रुपये, पैसा, गोला बारूद, मिसाइल और तमाम चीज़ें चाहिए होती हैं, और एक लंबे वक्त से आप देख रहे हैं कि लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बड़ी कह सकते हैं रूल रेगुलेशन बनी हुई है, उसके बावजूद भी अगर देशों के बीच में युद्ध हो रहे हैं तो आखिर इससे नुकसान किसका है? क्योंकि अब देश और दुनिया उस मुहाने पर खड़ी हुई जहां पर सबके पास लगभग परमाणु हथियार संपन्न होते चले जा रहे हैं। कोई नहीं है तो वो बनने की कोशिश कर रहा है, कोई अगर है तो वो उसकी धमकी दिखाता हुआ नजर आता है। आपने देखा कि जब पाकिस्तान भारत का युद्ध हो रहा था, पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि भाई हमने जो वेपन बनाए हैं, जो हमारे पास परमाणु हथियार हैं, वो खाली दिखावे के लिए नहीं, यानी कि आज अगर धमकी दे रहे हैं तो कल इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और देखिए परमाणु का जिस तरह से हम सुनते भी हैं और कई बार पढ़ते भी हैं, क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी में जिस तरह से अमेरिका ने जो है बम बरसाए थे परमाणु के, वहाँ पर बच्चे आज भी गूंगे और बहरे पैदा होते हैं। तो ये एक तरीके का दुनिया को लेकर अब सोचने का, समझने का वक्त है कि आखिर इन हथियारों के सहारे चलना है या इन हथियारों के बिना चलना है। क्योंकि अगर इस तरह के हथियार कोई भी देश अगर इस्तेमाल करता है दिनेश जी, तो ये सिर्फ एक जगह के लिए नहीं बल्कि तमाम जगह पर इसका असर हो सकता है। और इसका जो वायरस है या जो कह सकते हैं जो बनाने का तरीका है वो इतना घातक होता है कि सदियों तक भी हवा में घुल जाता है और लोगों को नुकसान पहुंचाता है। तो अब देश दुनिया को समझने की ज़रूरत है कि युद्ध की नहीं, अब शांति की ज़रूरत है, क्योंकि सभी देशों के पास आप देखेंगे इतने मारक और बड़ी संख्या में हथियार हैं कि अगर युद्ध होता है तो बड़ी तबाही जो कह सकते हैं बिल्कुल होती है। और यहाँ पर जो आम आदमी है जिसकी कोई गलती नहीं है, आप देखेंगे जिस तरह गाज़ा से तस्वीर आती है, जिस तरह से तमाम और भी जगह तस्वीर आती है, बच्चे भूखे प्यासे घूम रहे हैं, और ये सब युद्ध की वजह से ही है। तो यहाँ पर अब अगर अमेरिका इतना प्रभावी है तो उसको इन सब पर रोक लगानी चाहिए। अमन जी, एक छोटा सा सवाल पूछूंगा। आर्थिक तौर पर देखा जाए, इकोनॉमी के आधार पर देखा जाए तो ईरान काफ़ी कमज़ोर देश है। ऐसे में ईरान के राष्ट्रपति जो हैं उनको क्या अब सूझबूझ के साथ काम नहीं लेना चाहिए? क्योंकि इजराइल का ये दावा है कि अमेरिका और इजराइल एक साथ नहीं है, लेकिन ईरान ने जिस तरीके से आतंकवाद का समर्थन दिया है उसको बर्दाश्त करने योग्य वो एक्शन नहीं था जिसको लेकर हमने ये कार्रवाई की। देखिए दिनेश जी, अब मैं फिर वही कहूँगा कि देखिए दुनिया को इस समय बैठकर समझौते करने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं कि सबको आगे बढ़ना है, सबको मिलकर चलना है, लेकिन जब इस तरह की स्थिति बनती है तो आप देखते हैं कि अमेरिका अपने हाथ झाड़कर पीछे खड़ा हो जाता है कि भाई हमारी इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बिना सपोर्ट के इजराइल इतने देशों का मुकाबला कैसे कर सकता है, ये अपने आप में बड़ा हैरान करने वाला मामला है। और साथ में ये भी देखिए, जब गाज़ा के आसपास जब बच्चों की तस्वीरें निकल कर सामने आ रही थी, वहाँ पर खाना नहीं है, बच्चे यतीम हो गए, कह सकते हैं माँ ने अपने बच्चे खो दिए, इस तरह की तमाम जो तस्वीरें आती हैं और भयावह तस्वीरें आती हैं। आखिर पूरी दुनिया का जो कह सकते हैं सूत्रधार है वो अमेरिका को माना जाता है, इस समय सबसे बड़ी ताकत के रूप में देखा जाता है। तो आखिर उसकी खामोशी कई तरह के सवाल खड़े करती है कि क्या दुनिया को इसी तरह से युद्ध में झोंक कर वो अपने आप को मजबूत करना चाहता है, और क्या यहाँ पर इजराइल और ईरान को बैठकर सूझबूझ के साथ में इस चीज़ को ख़त्म नहीं करना चाहिए? क्योंकि देखिए युद्ध किसी भी मसले का हल नहीं है, कि युद्ध होगा तो इसमें जो कह सकते हैं कि निर्दोष लोग हैं, जो जिनका कोई दोष नहीं है, उनको अपनी जान
गंवानी पड़ती है। युद्ध में अपनी जान इनोसेंट लोगों को गंवानी पड़ती है, मासूम लोगों को गंवानी पड़ती है, और इसका बड़ा खामियाजा वैश्विक स्तर पर होता है, क्योंकि विश्व स्तर पर इस तरीके की जो तबाही है वो देखने को मिलती है। एक देश दूसरे देश को समर्थन करता है और उसके बाद कई देशों में ये कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। भारत में भी कई बार ऐसी स्थिति पैदा हुई है जब पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए हिंदुस्तान के तमाम जो पड़ोसी देश हैं उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया है। नाज़मीन मेरे साथ मौजूद हैं। नाज़मीन, इजराइल के जो तमाम बड़े नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि लड़ाई सिर्फ इतनी थी कि हमास के आतंकवादियों ने एक कार में जा रहे एक परिवार को निशाना बनाया और उसके बाद ये जंग छिड़ गई। ऐसे में हमास का अंत हम करना चाहते हैं। हमास एक ऐसा आतंकी संगठन जो कि गजा में मौजूद है और लगातार इजराइल में अशांति फैला रहा है, लेकिन ईरान का कहीं ना कहीं गजा में उस हालात को समर्थन करना जिसमें सीधे तौर पर इजराइल को अस्थिर करने का प्रयास हमास के द्वारा किया गया, और यमन के हुती आतंकवादियों का भी जो इजराइल पर हमला है, तो ऐसे में ईरान को क्या इस लड़ाई में कूदने की आवश्यकता थी, या फिर आतंकवाद को समर्थन करने में जो कहा जाता है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम कंट्रीज का आतंकवाद को समर्थन मिलता है, उसे खत्म करना अब प्राथमिकता है। इस लड़ाई में किस तरीके से देखते हैं आप हमास के और हुती के आतंकवादियों के खिलाफ इजराइल के एक्शन को, और उसके बाद जब ईरान उन्हें समर्थन करता है तो फिर ईरान के यहाँ पर इजराइल के पलटवार? देखिए, अगर हम दो देशों की बात करें, इजराइल और ईरान की, जिन दोनों देशों के बीच में एक बड़ा युद्ध छिड़ा हुआ है, जहां एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं, पलटवार किया जा रहा है, लेकिन हम ये भी नहीं भूल सकते हैं कि जैसा कि आपने कहा कि क्या आतंकवाद को संरक्षण दिया जाता है, क्या आतंकवाद को पनाह दी जाती है। तो पाकिस्तान में हमने कई ऐसे आतंकी ठिकाने देखे हैं जब भारत की जवाबी कार्यवाही के ज़रिए न आतंकी ठिकानों को तब ध्वस्त किया गया था जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ था। इसके बाद ये कहा गया कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन ने इसकी खुद जिम्मेदारी ली है, और इसके बाद फिर भारत द्वारा जो जवाबी कार्यवाही की गई जब पाकिस्तान में कई ठिकानों को तबाह किया गया, तो ये बताया जाता है कि अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए या अपनी मजबूती को दिखाने के लिए आप पहले आतंकवाद को संरक्षण देते हैं, उन्हें वहाँ पर मजबूत करते हैं, उन्हें हथियार पहुँचाते हैं। इसके बाद जब वो खुद ही आपको नुकसान पहुँचाने लगते हैं तो तब एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं। तो ऐसे ही इजराइल और जो ईरान में हम युद्ध देख रहे हैं, तो कभी हम देखते हैं कि इजराइल ने ईरान पर हमला कर देते हैं, तो इजराइल के द्वारा जो हमला किया गया वो ईरान की राजधानी पर हमला हुआ। इसके बाद देखा जाता है कि ईरान भी जवाबी कार्यवाही में इजराइल पर हमला करता है। लेकिन इन हमलों के बीच में देखा जाए तो चीन इजराइल को लेकर आपत्ति जता रहा है। अमेरिका को लेकर ये कहा जा रहा है ईरान की तरफ से कि वो इजराइल को समर्थन दे रहा है, उन्हीं के ज़रिए ये हमले भी करवाए जा रहे हैं। और इस बात को खुद यहाँ पर ये कहा जाता है ईरान की तरफ से कि अमेरिका से परमाणु वार्ता पर ईरान ये बोलता है कि समर्थन इजराइल को अमेरिका का मिलता है। चीन की भी प्रतिक्रिया यहाँ पर आती है, वो ईरान का समर्थन करता है। वो ये कहता है कि जो इजराइल द्वारा हमले किए जा रहे हैं इसमें ईरान की जो सुरक्षा और जो अखंडता है, मतलब एक तरीके से जो सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए उसे चोट पहुँचाया जाता है। इसमें सीधे तौर पर देखा जाए तो लंबे समय से युद्ध चलते हैं, लंबे समय से हमले चलते हैं, लेकिन किसी को अगर जीत हासिल करनी है तो युद्ध के माध्यम से ही होता है, और आज यही हम देख रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो शांति की अपील भी यहाँ पर की जा रही है। लंबे समय से कहा जा रहा है कि दोनों देशों को शांत हो जाना चाहिए, लेकिन देखना होगा कि इस मामले पर आखिरकार कोई विराम लग भी पाता है, या फिर अमेरिका के जरिए जो आरोप लगाया जा रहा है कि मध्यस्थता अमेरिका कर रहा है, और उन्हीं के इशारों पर यहाँ पर युद्ध जो है, जो स्थिति है, जो इसकी लगातार बढ़ती जा रही है। बिल्कुल गंभीर स्थिति है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप वर्ष 2024 में जब चुनाव प्रचार कर रहे थे अमेरिका के आम चुनाव के दौरान, तो उन्होंने विश्व स्तर पर एक शांति दूत बनने की कोशिश की थी। उस दौरान दुनिया के तमाम देशों को, इसके साथ साथ आपको बता दें कि अमेरिकी नागरिकों और इसके साथ साथ अमेरिका में प्रवासी नागरिकों को भी सीधे तौर पर
डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक मैसेज दिया गया था कि यदि इस बार डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में सरकार अमेरिका में बनती है तो वैश्विक स्तर पर जो युद्ध चल रहे हैं, चाहे इजराइल और ईरान के बीच या हमास हूती का युद्ध हो या फिर जो रसिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है, इस तमाम जो संघर्ष को हम विराम दिलवाने का काम करेंगे, इसे शांति के रूप में तब्दील करने का काम करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका अभी तक करीब 7 महीने बीत जाने के बाद भी नई सरकार को बने हुए डोनाल्ड ट्रंप वहां पर शांति कायम करवाने में नाकाम रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर कई तरीके के आरोप लग रहे हैं कि वे कई ऐसे देशों को यहाँ पर युद्ध की परिस्थिति में समर्थन कर रहे हैं, जिससे कि वैश्विक स्तर पर या दुनिया में अशांति फैल रही है। देखना दिलचस्प रहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो कोशिश है कि गजा पट्टी को लेकर जो विवाद इजराइल और फिलिस्तीन का है उसको यूनाइटेड नेशंस लेकर जाया जाए, उसमें उन्हें किस तरीके की कामयाबी हासिल होती हुई नजर आती है। फिलहाल न्यूज रूम से इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।